एक दिन पेपो आए और बताया कि हमारी ताया की बेटी बीनिश को तलाक हो गई है। ये सुनकर हम सभी को सदमा हुआ, खास तौर पर भाई शम्स तो सकते में रह गए। बीनिश की शादी को एक हफ्ता ही तो गुजरा था, तभी मलाल के साथ हैरत भी थी। जिस लड़के से शादी हुई थी वो खूबरो खुशहाल था, घराना भी शरीफ था। फिर ऐसा क्यों कर हो गया? मैंने कुछ देर तो जब्त किया। जब दिल बहुत परेशान हुआ, हिम्मत करके वालिदा से पूछ ही लिया, अम्मी क्या मैं पेपो के हमरा बिनिश के घर चली जाऊं? कोई ज़रूरत नहीं, क्या मालूम करने जाओगी? जो मामला होगा जल्द अबदेर पता चल ही जाएगा। ये ठीक नहीं हुआ। शम्स भैया बोले, बनाना रह सकी। अच्छा ही हुआ, हमें रिश्ता नहीं दिया तो खुदा ने इसको भी उजाड़ दिया। बेटे के सवाल के जवाब में उम्मी ने ऐसा बेतक और गलत जवाब दिया कि हम सब दम बखुद रह गए। अल्लाह पाक का काम जूड़े बनाना है। घर उजाड़ना तो इंसान के गलत फैसलों की वजह से होता है। पेपो चुप न रह सकी। भाभी जान, बड़े भाई साहब ने कब इनकार किया था? आप ही ने जहेज की खातिर बनती बात को बिगाड़ दिया था, वरना बिनिश तो शम्स की बचपन से मंगेतर थी। हाँ अम्मी, आपको क्या पता, जिस बंधन को लालच में आकर अपने पुल भर में तोड़ डाला था, इसका कितना कि हम दोनों को हुआ था। शम्स भाई के मुंह से ये बात बेसाख्ता ऐसे निकल गई कि अम्मा गुस्से से सुर्ख हो गई और भैया को मुखातिब कर कहा, चुप गुस्ताख, शादीशुदा होकर अपनी मंगेतर का मातम ले बैठा है। बीवी तो पहले ही रूठ कर मैके बैठी हुई है, ऊपर से तेरी ये बातें उसके कानों तक पहुंच गई तो तीर घर भी उजड़ जाएगा। वो तो उजड़ेगा ही। अपने बेगुनाह बिनिश की बद्दुआएं जो समेटी हैं, जहेज के लालच में बड़े घर की बहू बया कर लाई थी। अब कहाँ है वो जहेज? सारा लिफ सामान उठाकर वो तो पहले दिन अलग हो गई। आपको क्या मिला? अपने से ज्यादा हैसियत वालों में बेटा बया के अम्मा गुस्से से उठकर ये कहती हुई कमरे के अंदर चली गई कि रहने दे, बड़ा आया नया की तरफदारी करने वाला। मैंने कह दिया है, खबरदार जवान के घर गया। अम्मी का ये जुमला अब्बाजान ने सुन लिया जो इसी वक्त घर लौटे थे। आते ही उन्होंने मुझसे कहा, बेटा तुम ज़रूरतन अब्बा के घर जाओ और जाकर मालूम करो कि क्यों हमारी बिनिश के साथ ऐसा वाक़या हुआ है। ताया और ताई की दिलजुई करना, अपनी माँ की बातों पर न जाना। इन बेचारों पर बड़ा हादसा गुजरा है। तुम्हारे ताया अबू मुझसे तो खफा हैं मगर तुमसे नहीं, इसलिए तुम ज़रूर जाओ और अगर शम्स जाना चाहे तो इसको भी साथ लेकर जाना। अब्बा की हिदायत पर मैं पेपो के हमरा ताया अब्बा के घर चली गई मगर वालिदा ने शम्स भाई को न जाने दिया। उन्होंने कहा भी कि उम्मी जो होना था हो गया। ताया हमारे दुश्मन तो नहीं जो हम उनकी गम गुसरी ना करें। अब्बा बोले, बेटा माँ की बातों पर न जाओ, इन बेचारों पर बड़ा सानिहा हुआ है। जी अब्बा जान, किसी वक्त में भी जाऊंगा, लेकिन उम्मीद है कि ताया अब्बाब अब से खफा नहीं होंगे। ताया के घर में कदम रखते ही मुझको एहसास हो गया कि फिजा सोगवार है और कोई ऐसा वाकया हो चुका है जिसने इस मकान के हर मकीन के दिल पर चुप की मुहरें सब्त कर दी हैं। मैं सैयद भी ताई उम्मी के पास चली गई। उन्होंने शफकत से मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा, बैठो बेटी, इतने दिनों के बाद कैसे आना हुआ? तब मैंने डरते डरते उनसे पूछा, क्या ये सच है कि उन्होंने बीनिश को? मीर की बात पूरी होने से पहले ही बीनिश सामने आ गई और बोली, आप ही मुझसे पूछे कि क्या हुआ है। फिर वो बताने लगी, मैं जिस रास्ते से कॉलेज जाया करती थी वहाँ एक लड़का मोटर बाइक पर हर रोज़ हमारे पीछे आया करता था। खालिदा, मेरी दोस्त, का घर रास्ते में पड़ता था, तभी हम दोनों इकट्ठी कॉलेज से निकलती थी। हमें बहुत गुस्सा आता था जब हम इस लड़के को अपने पीछे आते देखती थी। मैं बुर्का ओढ़ती थी जबकि खालिदा बगैर बुर्का होती थी। इस लड़के का नाम हमें मालूम नहीं था। खालिदा ने इसका लक़ब आवारा गिरदर के दिया था। जब वो पलट कर देखती तो कहती, बीनिश तेज चुल्लू, वो कम बख्त फिर आ रहा है। वो आवारा दरअसल खालिदा के पीछे आता था क्योंकि इसकी तवज्जो मेरी सहेली ही की तरफ रहती थी। वो इसी पर ज़्यादातर फ़िक्रे कसता था। अगर वो काली चादर ओढ़े होती तो कहता, काले बादलों में चांद छुपा हुआ है। अगर उसके कपड़े सफ़ेद होते तो कहता, हूरों का लिबास पहना हुआ है, कहीं तुम हूर तो नहीं हो।
गरज वो हर तरह से हमें जिच करने की कोशिश करता। वो अच्छे किरदार का नहीं था क्योंकि बहुत वाहियात गाने अपनी पॉकेट टेप रिकॉर्ड डाल में लगाए रखता था, मगर हम इस तरह जाहिर करती जैसे हम इसका कोई नोटिस नहीं लेती। एक दिन इसने हद कर दी। मोटरसाइकिल खालिदा के करीब रोक कर उसको लिफ्ट कर पेशकश की और जब वो पीछे हटी तो इसके बहुत करीब मोटरसाइकिल लाने लगा। वो घबरा गई और उसके हाथ से किताबें गिर गई। वो दौड़कर मेरे पीछे छुप गई। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने खींचकर चप्पल इस आवारा के सर पर जड़ दी। इससे पहले कि वो कोई कार्रवाई करता, इधर उधर से लोग जमा होने लगे। अपनी पिटाई के डर से वो भाग खड़ा हुआ, मगर जाते जाते उसने झपट कर मेरा पर्स छीन लिया और ये जावाजा। मुझे पर्स का कोई दुख नहीं था क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं था। तालिब इल्मी के ज़माने में पर्स में 2-4 रुपए ही होते हैं या पेंसिल वगैरह। अलबत्ता इसमें मेरा शनाख्ती कार्ड था जिस पर मेरा नाम और घर का पता लिखा हुआ था। बस इसी का मुझको धड़का था। इस हादसे के बाद वो दोबारा हमें दिखाई नहीं दिया तो हमने समझ लिया कि वो डर गया है, अब हमको तंग करने ना आएगा। फाइनल ईयर के पेपर ख़त्म हुए तो मैं घर बैठ गई। इन दिनों यूं भी टस से रिश्ता टूट जाने पर मगमूम रहने लगी थी और ख़ुद से लाताल्लुक़ सी हो गई थी। रिश्ते आते थे मगर मैं उनमें दिलचस्पी ना लेती थी। अम्मा कुछ बताने की कोशिश करती तो चढ़ कर कह देती कि जहाँ मर्जी बिया दें, मुझसे क्यों पूछती है। इन्हीं दिनों मेरे लिए एक रिश्ता यासना का, बड़े अमीर लोग हैं, लड़का भी तालीम याफ्ता है। अम्मा ने जहाँ कर दी। उन्होंने जल्द शादी की तारीख मांग ली। अब्बा ने बहुत रोका कि गैर लोग हैं, जल्द शादी गलत होती है, मगर वालिदा मजबूर थी क्योंकि ये लोग जहेज नहीं ले रहे थे, सिर्फ लड़की को बहू के तौर पर रुखसत करके घर ले जाना चाह रहे थे। और अलिफ भी तो आपा भी बैठी थी, उनका रिश्ता नहीं हो रहा था। अम्मी ने सोचा एक बेटी का फरीज़ा अदा हो रहा है और अच्छे खुशहाल घराना है, अमीर लोग हैं, उनके तवस्सुत से बड़ी लड़की का रिश्ता भी किसी अच्छे घर में हो जाएगा। एक दिन मैंने आपा से पूछा भी था कि आपने लड़का देखा, कैसा है? वो बोले, बहुत अच्छा, दराज कद और खूबसूरत शक्ल सूरत का है, कहो तो तस्वीर मंगवा दूं। मगर मैंने मना कर दिया कि जब नसीब में यही है तो अब तस्वीर का क्या देखना, पहली मंगनी तो रास ना आए। अब जिससे भी शादी हो जाए क्या फ़र्क पड़ता है। जब अम्मा, अब्बा, बहनों सभी ने देख लिया तो मैंने क्या देखना। लड़के ने भी तो मुझको देखने की बात ना की थी, अपने घर वालों की पसंद पर भरोसा कर लिया था। जब चीने मंगनी बरकरार न रखी तो मेरे वालिदैन ने कही तो मेरी शादी करनी थी। शादी के दिन में बेहिस बैठी थी, दिल कहीं था, दिमाग कहीं। जब वो कमरे में आया और उसने मेरा घूंघट उठाया तो मैं चौंक पड़ी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन ना आ रहा था। ये तो वही आवारा था। इसने आते ही कहा, मोहतरमा तुम्हारी चप्पल खाने के बाद कसम खा ली थी कि इस एहसानिक का बदला ज़रूर दूंगा जो चप्पल की मार से मुझ पर कर्ज हो गया था। इस कर्ज को उतारने के लिए तुम्हारी खोज लगाई और रिश्ता भेजा। ये मीर खुश किस्मती के रिश्ता कबूल हुआ और मुझको आज आपका वो एहसान उतारने का मौका मिल गया है। सुहाग रात तो खैर मैं तुम्हारी ख़राब ना करूँगा, अलबत्ता अगले दिन सोचूंगा कि जो औरत भरे बाजार में मुझे चप्पल मार सकती है, इसके साथ आगे ज़िंदगी गुजारनी चाहिए या नहीं। ये था मीर अजरमो। बीनिश ने दोपट्टे के पलोहैन अपने इंसोहे को जज्ब किया। मुझे अपनी गमज़ात के गमज़दा होने पर बहुत दुख हुआ। मैंने इसे गिले लगाया और आंसू पोंछते हुए बोली, काश बीनिश तुम्हारात के दूर कर सकती, लेकिन ये मेरे बस में नहीं है। भाई शम्स भी तुम्हारी तलाक का सुनकर बहुत अफसुर्दा है। वो किसी दिन अब्बा जान के साथ ता अबू और ताई जी के पास आएंगे। घर जाकर मैंने वालिदैन को तमाम सूरत हाल ताई। वालिदा तो खामोश रहें, लेकिन अब्बा जान की आंखों में नमी तीर गई। बीनिश कोई गैर न थी, उनके सगे भाई की बेटी थी जिसको वो अपनी औलाद की तरह चाहते थे। उनको बहुत दुख था। अगर उम्मी अपनी चालबाजी से इस रिश्ते को ख़त्म न करत तो आज हमें बीनिश की तलाक का सदमा न सहना पड़ता। इस वाक़ये के बाद मैंने नोट किया कि भाईजान बुझे बुझे और गुमसम रहने लगे। मंगनी टूटने और बीनिश से शादी न होने का दुख तो उन्होंने किसी तौर झेल लिया था, लेकिन अब अपनी प्यारी अमजाद की तलाक का अफसोस उनको अंदर अंदर खाए जा रहा था। सच है, जो साथी प्यारा हो ख़ास से इंसान हासिल कर सके आ नहीं, लेकिन दिल में सच्चा प्यार हो तो अपने महबूब की जुदाई से ज़्यादा इस बात से इज़्तिराब रहता है कि मेरा महबूब उजड़ गया है,
फिर इसे अपनी खुशी भी खुशी नहीं लगती। भाई को भाभी के रूठ जाने का दुख था। हम भी चाहते थे कि जब शम्स भैया की शादी हो चुकी है और घर आबाद हो गया है तो आबाद ही रहना चाहे। अब इस घर को उजड़ना न चाहिए। हमने कभी ये नहीं सोचा कि अगर हमारी भाभी हमारे साथ घुल मिल कर नहीं रहती और हमें अहमियत नहीं देती तो ना सही, ये दोनों एक दूसरे के साथ जिनसी खुशी जिंदगी बसर करें, यही हमारे लिए बहुत है। उम्मी और अब्बा जान ने काफ़ी कोशिश की, कई बार बहू को मनाने भी गए। उनके वालिदैन ने कहा, हम तो आपसे नाराज़ नहीं और ना आपसे कोई गल्ला है, हमारी बेटी को राज़ी कर लें, इनको कुछ गिले शिकवे हैं। अम्मी ने कहा, आपकी बेटी ने शादी के चंद दिन बाद अलहदा घर का मुतालबा कर दिया था। हमने कहा कि हम किराए के घर में चले जाते हैं, हमारी बहू अलहदा रहना चाहती है, बेशक रहे। तब भी बहू ने एतराज़ किया, आप लोगों का घर मेरे रहने के लायक नहीं, मैं एक आलीशान बंगले से आई हूँ, तंग घर और इतने सारे लोगों में नहीं रह सकती। मेरे बेटे ने यह फरमाइश भी पूरी कर दी। अब भी आपकी साहबजादी खुश नहीं है तो बताइए क्या करें? भाभी बोली, मुझे आपके बेटे से शिकायत है कि वो मुझे वो सहूलियात फराहम नहीं करते जिनकी मैं आदी हूँ। बीवी को हर तरह का आराम पहुँचाना तो शौहर का फ़र्ज़ है। बेटी ने तशिया, जितनी इसकी तनख्वाह है वो इसी कदर आपको आराम पहुँचा सकता है, बंगले में रहने का किराया भी वो किस तरह अदा करता है। तभी दूसरी फरमाइशें पूरी नहीं हो पाती। मेरी कोई बहुत बड़ी फरमाइशें नहीं हैं आंटी, मैं हर माह ज़रूरत के सीट खरीदने की तो उनसे फरमाइश नहीं करती। हर माह चंद अलिफ 6 नए ब्रांड के जूते, जूए पर्स वगैरह तो हर बीवी ही लेती है। मैं जिस सोसाइटी है सरहद हूँ, अगर उनकी तरह बन ठन कर न जाऊंगी तो मेरी इज्जत खाक रह जाएगी। अगर शम्स मेरी ये सारी जायज़ ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकते थे तो क्यों की थी अपने से बड़े घराने में शादी? अपने जैसे लोगों में शादी करना चाहिए, इसकी मुजरिम में हूँ बेटी। मैंने इसके लिए दुल्हन ढूंढी और आप लोगों से रिश्ता नाता जोड़ा। आप अच्छे अखलाक वाले तालीम याफ्ता लोग थे, खबर ना थी कि आप हमको हकीर समझेंगे। तब तो आपके वालिदैन ने मेरे बेटे का रिश्ता पसंद कर लिया और हाँ कह दी थी कि वो ऑफिसर है, इंजीनियर है, इसका मुस्तकबिल रोशन है। अब क्यों हम अब के मेयार के नहीं रहे हैं? इंसान मेहनत करता है तो रफ्ता तरक्की करके मुस्तकबिल बना लेता है। इसमें थोड़ा सा वक्त तो लगता है, ये रफ्ता रफ्ता वाला मामला अब रहने दे। जब अच्छा खाने पीने सजने संवरने से हो तब तक ख्वाहिश ख़त्म हो जाएंगी, यरज़ुआ मर जाएंगी, हम उधेड़ उम्र हो जाएंगे तो ज़िंदगी का क्या लुत्फ़ बाकी रह जाता है। मुझे नहीं चाहिए ये कछुए की चाल जैसा शानदार मुस्तकबिल, मुझे बस तलाक चाहिए। नताशा एभी के इस मुतालबे पर सभी अंगुश्त बादिंदा रह गए। अम्मी की लालच का जवाब बहू की तरफ से भी लांच से मिला, गोया जैसा बोआ वैसा काटा। नताशा को इसके माँ बाप ने भी समझाया क्योंकि शम्स भाई को वो अच्छा जानते थे और हम ऐसे भी गए गुजरे लोग ना थे। खुशहाल थे, मकान अपना था, कुछ जरी ज़मीन थी। मेरे भाई तालीम याफ्ता और बरसर रोज़गार थे। ऑफिसर थे मगर छोटे ऑफिसर थे क्योंकि अभी उन्होंने अपने करियर की इब्तिदा ही की थी। बहरहाल जब बात ना बनी तो मेरे वालिदैन अपना सामान लेकर आ गए। उन्होंने शम्स को बता दिया कि बहू के वालिदैन तो ठीक सोच रखते हैं मगर नताशा की सोच नए ज़माने की है। वो कोई बात सुनना और समझना नहीं चाहती, अपनी ख्वाहिशात पिल भर में पूरा कर लेना चाहती है। वो चाहती है कि तुम ये मकान और ज़री अराजी को फ़रोख्त करके इसके लिए शानदार गाड़ी और इनिया घर खरीद कर उसके नाम कर दो, तब ही सुलह हो सकती है। अगर तुमको ये मंजूर है तो ठीक है, हम सड़क पर आ जाएंगे तो भी कोई बात नहीं। तुम बीवी के ख्वाब पूरे करके अपना घर आबाद कर लो। नहीं अबू, ये मुझसे नहीं हो सकेगा। माँ बाप को किराए के घर में रखूं और उनके बुढ़ापे का ठिकाना उनके सर की छत से उनको महरूम कर दूं? ये घर मैंने तो नहीं बनाया, अपनी मेहनत से बनाया था। क्या इसलिए कि आप बहू की खुशनुदी की खातिर बुढ़ापे में सड़क पर आ जाएं? ऐसा नहीं होगा। मुझे नताशा की ये शर्तें मंजूर नहीं हैं। अगर मैं आज इसके ये ख्वाब पूरे कर दूंगा तो कल वो और खुश पूरी करने का तकाजा करेगी, क्योंकि ऐसे लोगों की ख्वाहिशों का कोई किनारा नहीं होता। इन लोगों के साथ उम्र भर रहना और उनको खुश करना आसान नहीं होता। अब तो हमारी अम्मा भी सकते में थी कि अनजाने में कैसा गलत फैसला कर बैठी थी।
बस इस तरह न चाहते हुए भी भाईजान ने नताशा को तलाक दे दी। वो जो कहते हैं कि अल्लाह ताला जूड़े आसमान पर बनाता है, वो बात सही है। अल्लाह ताला की तरफ से भाई और बीनिश का जोड़ा बना होगा, मगर इंसान की अपनी नादानियाँ के जहेज के लालच ने मेरी अम्मा से गलत फैसला करवा दिया। लड़की वालों ने सोचा कि लड़का इंजीनियर है और ऑफिसर है, ये ना सोचा कि हमारी लड़की किसी और तरह के तर्ज ज़िंदगी की आदी है, इन लोगों के तर्ज ज़िंदगी में ना मिल सकेगी। माँ बाप को यह भी सोचना चाहिए कि लड़की जिस घर जाए इस घर का माहौल उनके जैसा हो और हैसियत में बराबरी लाजिम है, ताकि उन पींच बरतरी कमतरी का तसव्वुर उनकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी में हाइल ना हो। जो होना था सो होकर रहा। इसके बाद वालिद साहब ताया अबू के घर गए, बड़े भाई से मुआफ़ी मांगी और एक बार फिर हमारी अम्मा ने ताई के आगे झोली फैलाकर बीनिश का रिश्ता शम्स भाई के लिए मांगा। अम्मा को सबक तो मिल गया था, लिहाजा अब बेटे की खुशी को मद्देनज़र रखकर उन्होंने भी मिन्नत और समाजत से काम लिया। सभी जानते थे कि बीनिश से अच्छी लड़की हमें नहीं मिल सकती है। हमारी भाभी बना बीनिश के मुकद्दर में था, लिहाजा वो दुल्हन बनकर आ गई। लेकिन मुतलका होने के बाद हम सब फिर भी खुश थे कि हमारे घर की खुशियाँ लूट आई थी और हमारे घर को हीरे जैसी अच्छी बहू भी मिल गई थी। बीनिश में ऐसी खूबियाँ हैं कि खुदा ऐसी भाभी हर किसी को दे।